हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या ऑन एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट्स में करने की, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2020 है और आज ही के दिन पिछले साल 370 और 35A अमित शाह जी ने पार्लियामेंट की स्वीकृति लेकर उसको हटा दिया। तो उसके पहले काफी लोग, खासतौर से जो कश्मीर की पॉलिटिकल लॉबी है, 2 खास खानदान है, अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान, इन लोगों ने बहुत बोला कि साहब खून की नदियां बहेंगी और तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तक तो मैंने यही सुना था कि लाशों को कंधा देते हैं, तिरंगा तो फहराया जाता है। खैर, इनका जो माइंडसेट है, इनकी जो बुद्धि है, उसके बारे में क्या कहा जाए। बड़े बड़े लोगों ने बोला कि हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। बोला साहब बारूद के ढेर पे हिंदुस्तान बैठा है, 370 हट गया तो आग लग जाएगी, हिंदुस्तान की गलियों में खून की नदियां बहेंगी। कहां बही नदियां? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और 1989 में जो टेररिज्म, जो आतंकवाद, जो दहशतगर्दी कश्मीर में शुरू हुई थी, 1989 से आज तक, ये 2020 है, 5 अगस्त को हम बैठे हैं, 2020 तक सबसे जो पीसफुल पिछला 1 साल रहा है, सबसे शांतिपूर्ण, जिसमें अमन रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें रहा है हड़तालें ना के बराबर हुई हैं। जो लॉकडाउन है वो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में क्या अलग चल रहा है लॉकडाउन। और हाँ, कश्मीर में 2G सर्विसेज बरहम कर दी गई हैं। पहले इंटरनेट ब्लॉक था, वो सब जानते हैं क्यों ब्लॉक था, क्योंकि आतंकवादी मोबाइल फोन्स पे, इंटरनेट पे ही अपना जहर फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, पत्थरबाजों को इकट्ठा करते हैं, ये सब। तो हम सबसे पहली चीज तो ये कि हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी 4G जो है उसको फिर से पूरी तरीके से, जैसे पूरे मुल्क में है, कश्मीर में भी 4G बहाल करा जाए। पाकिस्तान ने झूठ भी बहुत बोला कि हमारे टीवी चैनल पे आके वही पाकिस्तानी फिर झूठ बोल देते हैं कि साहब कश्मीर में कर्फ्यू है। अब पता नहीं कौन सी किताब का कर्फ्यू है, मुझे तो नहीं पता। मैं गया था 370 के हटने के बाद, मैं 3 बार कश्मीर जा चुका हूं और मुझे जैसे ही हम निकलते हैं एयरपोर्ट से, बडगाम एयरपोर्ट से, जो कि श्रीनगर के एयरपोर्ट लोग बोलते हैं, जो बडगाम में है, वहां से सीधा जाके जैसे अब राइट मुड़ते हैं, मैंने तो वहां पे ट्रैफिक जैम फेस कर रखे। तो हो सकता है पाकिस्तानियों के दिमाग में कुछ बात हो, क्योंकि आपको एक जो मौजू है, एक आपको एक नैरेटिव आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने बच्चों के दिमाग में, अपने पाकिस्तान में 3 नस्लें चली गई ना, यही झूठ बोलते बोलते कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो खैर, बारूद के ढेर पे है, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कोट अनकोट कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये महबूबा मुफ्ती के डायलॉग और ये फारूक अब्दुल्ला के डायलॉग और ये सब बड़े बड़े जो 30 मार खान थे, और वहां पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे कश्मीर में, वो कहां हैं आज? लोग कहां हैं? ये हुआ क्यों? मैं पहले लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं साहब कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था इसलिए बीजेपी ने कर दिया, मोदी ने वादा करा था इसलिए मोदी ने कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि इस देश में जब भी अन्याय हुआ है और लोगों को लगा है कि अन्याय हुआ है, लोग इस देश के, खासतौर से इस देश के मिडिल क्लास, सड़क पे उतर के आई है, प्लैकार्ड्स लेके, मोमबत्तियां लेके, नारेबाजी करके लोग सड़क पे आए हैं। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। लेकिन 370 हटा, क्या कोई सड़क पे आया? नहीं। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने हटाने का एक और कारण था। ठीक है, उन्होंने वादा करा, बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस चीज का भी था कि उनको पता था कि पूरा देश इस चीज को सपोर्ट करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे परेशान हैं, कश्मीर घाटी में परेशान रहें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो परेशान है तो हैं, जिसको पाकिस्तान जाना जा सकता है हमारी तरफ से। आई एम विलिंग टू फंड अ वन वे टिकट इफ दे प्रॉमिस नॉट टू कम बैक। परेशानी ये है कि आपने लोगों के दिमाग में जहर फैलाया। अभी क्यों फैलाया जहर? पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात बताता हूं। 370 अगर हट गया तो उससे हुआ क्या? 35 से हट गया तो हुआ क्या? जो लोग कह रहे थे साहब कि भारत से लोग आएंगे और
जमीनें खरीद लेंगे कश्मीरियों की। मैं पूछना चाहता हूं कितनी एकड़ जमीन खरीदी, जरा कोई ब्यौरा तो दे हमें कि साहब इतने एकड़ जमीन खरीदी है। मैं इसके फायदे नुकसान में नहीं जाऊंगा कि 370 का क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो पार्लियामेंट में डिबेट हो चुकी है, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में केस फाइल करे, दुनिया भर की बातें हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इतना हो हल्ला कह रहे थे कि कर रहे थे हो हल्ला कि साहब खून की नदियां महंगी वगैरह, वो हैं कहां पे आजकल। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान है कि जब तक वापस 370 और 35 से नहीं लगाया जाता है, वापस नहीं लाया जाता है इसको, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मत लड़ो, वेरी गुड। अब ये बड़ा हास्यप्रद बयान है, इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट। और क्यों फनी है मैं समझाता हूं। वियर्ड है। देखिए, इनको ये बात पता लग गई, ये तभी तक पावर में थे जब से 370 और 35 से जब तक था तब तक ये लोग पावर में थे, क्योंकि इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल रखा था तुम भारत से अलग हो, तुम्हारे अलग हक हैं, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारा संविधान अलग है, तुम्हारा रणबीर पीनल कोड चलता ना कश्मीर में, तो था 4 अगस्त 2019 तक रणबीर पीनल कोड चलता था। 4 अगस्त तक पिछले साल वो हट गया, तो इनका पीनल कोड अलग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग। एक कश्मीर को 70 साल से यह बताया जा रहा था कि तुम अलग हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम एक कोट अनकोट आजाद मुल्क बन गए तो तुम दुनिया में सबसे अमीर मुल्क होगे, तुम सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, जो तुम्हारे सेब है उसको खा के सबकी बॉडी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज, तुम्हारे चक्कर में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कश्मीर। ये कश्मीरियों को बताया गया था शुरू से, अब उनकी भी गलती नहीं है। मैं आम कश्मीरियों को दोषी नहीं मानता, ये 2 परिवार हैं जिनको मैं दोषी मानता हूं। आप इनके स्टेटमेंट्स हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं इनके स्टेटमेंट्स बोलता हूं कि इनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो गया और क्या कर लिया इन लोगों ने और क्या कर पाएंगे ये लोग? ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस डिसीजन के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं और आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं जा सकते, आप कितना भी दम लगा लें। ये बात कश्मीर की जो है, जो कुछ लोगों ने, कुछ खानदानों ने पूरे कश्मीर पर राज करा, कैसे, कितने परसेंटेज वोटिंग होती थी जब ये अब्दुल्ला और मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनते थे? सिंगल डिजिट में, लेकिन ये बने क्यों? नई दिल्ली की खोपड़ी पे पिस्तौल रखी, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, आग लग जाएगी, बम धमाके हो जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगी, खून बहेगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी। ये इन्होंने पट्टी पढ़ाई नई दिल्ली को। नई दिल्ली में लोग इनसे भयभीत रहे। सेपरेटिस्ट्स की बात करते हैं, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने जो पैसा दिया तो दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया हुर्रियत को। क्यों? बोला कि साहब जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, अगर सीटी होगी तो सीटी बचती रहेगी, तो उसमें से अंदर से जो प्रेशर है वो कम होता रहेगा और प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। यानी कि हुर्रियत सॉफ्ट सेपरेटिज्म करता रहे, एक बड़ी हल्की फुल्की आजादी की मांग करता रहे, जिससे कि लोगों की वहां पे जो हैं, जो आजादी पसंद, कोट अनकोट आजादी पसंद जो लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर भी वो खरा उतरता रहे और लोगों के अंदर से प्रेशर निकलता रहे, तो कोई बम धमाका नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला प्रेशर कुकर फटता है तो फटे, फटता फटे, देखते हैं क्या करते हो, देखते हैं कहां खून बहाते हो, हम भी तो देखें। जो इन दोनों खानदानों ने और हुर्रियत ने जो पिस्तौल सर पे रख रखी थी नई दिल्ली के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेसिकली मोदी सरकार ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो पिस्टल तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें ट्रिगर दबाना है दबाओ, लेकिन हम अपना सर यहां से नहीं हटाएंगे। तुम्हें सर पे गोली मारनी है ना, तो मार के देखो जरा। दे कॉल्ड द ब्लफ, दे कॉल्ड द ब्लफ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन लगभग साफ हो गई है, लश्कर तैयबा को रोज जूते पड़ते हैं, रोज उनकी लाशें निकलती हैं। फिर ये बात हुई है 370 से। जो लोग कहते हैं कि साहब 370 हटने से बोला था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अरे होते होते जाता है। तुम लोगों ने 30 साल लगा दिए इस बबूल के पेड़ को बोने में, अब उसको काटने में वक्त तो लगेगा। कि ऐसा कि आपने 370 हटा दिया और अचानक तो दवाई से इंसान ठीक नहीं होता। एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो भी 3, 5, 7 दिन का कोर्स देता है डॉक्टर, तब जाके ठीक होती है। कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी में महीनों दर महीनों लग जाते हैं। हर क्योर में, हर इलाज में वक्त लगता है। इलाज हो रहा है, ये हो जाएगा ठीक। बेसिकली 370-35A से 3 फायदे हुए।
पहली चीज, जिन लोगों की बंटवारे पे दुकान चल रही थी, सेपरेटिज्म पे, अलगाववाद पे दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें बंद हो गई अचानक, बंद हो गई दुकानें। अब वो दुकानें कभी नहीं खुलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, कोई कुछ बोले। महबूबा मुफ्ती ने तो खैर मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं, वो अपनी बेटी से करवाती है ट्वीट। उसकी बेटी कौन से नेशनल मीडिया में इंटरव्यू दे, वो अगले 50 साल तक इंटरव्यू दे, महबूबा मुफ्ती कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी कश्मीर की। मैं आज आपको बता रहा हूं, अब्दुल्ला परिवार का नहीं बनेगा मुख्यमंत्री कोई भी। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है और ये इनको समझना पड़ेगा कि इनकी कहानी खत्म हो गई। अभी भी जो है ना, जैसे पुराने एक जमाने में होते थे कुछ नवाब वगैरह या राजे वगैरह जो होते थे, जो जिनके दिमाग में था कि अभी तक हम बोलेंगे कोई है तो कोई ना कोई जवाब देगा। अब वो खंडर वाला महल है, आप बोलेंगे कोई है, वहां पे नौकर वोकर कोई नहीं है जवाब, कोई वहां पे स्लेव नहीं है जो बोले कि जी हुजूर आदाब बजा लाता हूं, बताइए क्या। वो नहीं है कोई, देयर इज नोबडी देयर। आप अपने पैलेस में चिल्लाते रहिए, वहां पे कोई आपको सुनने वाला नहीं। आपका इतिहास, आपका मुस्तकबिल, आपका आज, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर, पॉलिटिकल करियर सब साफ हो गया। क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर था किस पे बेस्ड? कब आए ये लोग और इन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट के पास आ रहे हैं? कब आए? मैं मुफ्ती और अब्दुल्ला दोनों खानदानों की बात कर रहा हूं। ये कब आए दिल्ली में और इन्होंने हल्ला करा यहां पे प्राइम मिनिस्टर के सामने कि सर आप एक बात बताएं हमें, कश्मीर में सड़कें खराब हैं, कश्मीर में बच्चे के पास पीने को पानी नहीं है साफ, कश्मीर में जो सेब उगाता है, जो एप्पल वाला है, एप्पल ऑर्चर्ड वाला है, उसको सही दाम नहीं मिल रहे, जो केसर उगाता है, जो डल झील में हाउस बोट चलाता है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहां पे वायलेंस बहुत है। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने आज तक वो मांग करी ही नहीं। इन्होंने 70 साल निकाल दी, इन्होंने कभी वो मांग नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर में अमन हो जाए तो फिर इनको कौन पूछेगा? भाई इनका जो वर्चस्व था वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वर्चस्व इनका खत्म हो गया। इनका जो ओवरऑल जो सोजरेनिटी, ओवरऑल पावर था कश्मीर के ऊपर, वो तो कश्मीर घाटी के ऊपर था। जम्मू में तो पीपल आर इन अ माइनॉरिटी, वरना जम्मू वाले इनको पूछते नहीं। ठीक बात है। लद्दाख वाले इनको पूछते नहीं, वो तो खुश हैं। 370-35 से हटा, वो तो सड़कों पे आके मिठाइयां बांट रहे हैं लद्दाख वाले। उनके लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी स्पीच सभी ने सुनी है। क्या शानदार गजब की स्पीच थी। वो बीजेपी का, ही इज अ यंगस्टर बट ही हैज गिवन अ वेरी गुड स्पीच नाउ। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या, जो पिछले साल स्पीच दी थी, विच वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। इनका एक चीज हो गई, ये जो मातम छाया हुआ है, या कुछ लोगों में छाया हुआ है कश्मीर घाटी में, जो लोग अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पिक्चर खत्म हो गई है, अब उठ के चले जाओ, अब घर जाओ। ये अभी भी बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सोच रहे हैं दोबारा पिक्चर शुरू होगी। पिक्चर नहीं शुरू होगी भाई, वो पिक्चर खत्म होगी, तुम घर जाओ। अगली शो के तुम्हारे पास टिकट नहीं है ना, तुम्हारे पास कभी टिकट आएंगे अगले शो के। गेट यूज्ड टू इट, ये नई रियलिटी है। पहली चीज तो ये कश्मीर की जहां तक बात है, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की इन्होंने खूब खून बहाया है, इन्होंने पत्थरबाजी करवाई है। मैं चाहता हूं लोग इन्वेस्टिगेट करें। जो मेजर लितुल गोगोई का जो केस, वो गाड़ी के ऊपर बैठा के घुमाने वाला, अप्रैल का महीना था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अप्रैल के महीने में जो लितुल गोगोई का बड़ा केस हुआ था और लोगों ने बड़ा हाई हल्ला करा था, हल्ला काटा था ना बड़ा उसके चक्कर में, गोगोई के चक्कर में। वो पत्थरबाजी किसने करवाई थी? जरा इन्वेस्टिगेट तो करें। मैं आपको आज बता रहा हूं, मुझे पता है किसने करवाई थी, और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नहीं करवाई थी, वो कश्मीर की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई थी। इन लोगों ने पत्थरबाजों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करा है, ब्लैकमेल करने के लिए दिल्ली को, कि साहब हम ब्लैकमेल करेंगे दिल्ली को और दिल्ली झुकेगा, क्योंकि हम बोलेंगे साहब खून की नदियां, कश्मीर, एटम बम, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, ये सब ड्रामा। क्या लड़ाई पाकिस्तान के साथ? कौन सा एटम बम फट गया भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठे हैं ना। ये 370 अगर ये 30 साल पहले हटा देते तब कुछ नहीं होना था, फिर भी चुपचाप बैठे रहते। और जिसको साहब अगर ये निशाने पाकिस्तान देना चाहते हैं गिलानी को, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उसके नाम से करना चाहते हैं, करें। ये लोग कर सकते हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े लोग थे जो इनके एक्चुअल हीरोज थे, उनके नाम पे तो इन्होंने कुछ करा नहीं। वही गिलानी, वही मीरवाइज, वही टूटे फूटे इनके हथियार जो बिना किसी काम के हैं। और गिलानी को देखो,
गिलानी को ये अवार्ड क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे भी एक कहानी है। जो निशाने पाकिस्तान दे रहे हैं ना गिलानी को, ये क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं साहब क्योंकि गिलानी को हटाया भी इन्हीं लोगों ने। इनके फोन कॉल पर ही गिलानी ने हुर्रियत से रिजाइन करा। चेयरमैनशिप वो पहले छोड़ चुका था, लेकिन हुर्रियत से उसने रिजाइन कर दिया और सारे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। लेकिन भाई पिछले 30-35 साल में गिलानी को बहुत कुछ पता है पाकिस्तानियों के बारे में। गिलानी के पास बहुत सीक्रेट्स हैं, और क्योंकि गिलानी के पास सीक्रेट्स हैं तो पाकिस्तान को खुश तो करना है उसको। देखो, या तो उसको एलिमिनेट करवा दे पाकिस्तान किसी टेररिस्ट संगठन को बोल के, जैश वैश को बोल के कि निपटाओ उसको। पर अगर वो नहीं करना चाहते, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, तो उसको निशाने पाकिस्तान दे दिया। अब देखिए उसके नाम पे एक स्टैंप दिया जाएगा। जो बुरहान के नाम पे एक स्टैंप आया था, उसी के नाम पे एक स्टैंप आ जाएगा। एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। अब वो 90 साल के ऊपर हो चुका है, बल्ब उसका फ्यूज होने वाला है, किसी वक्त फ्यूज हो जाएगा उसका बल्ब। तो ठीक है, अब चुपचाप रहेगा, वो खुश हो जाएगा कि साहब मैं देखिए पाकिस्तान में अमर हो गया। अगर हिंदुस्तान में लोग गालियां देते हैं मुझे, तो क्या हुआ पाकिस्तान में? वो मुहिबुल वतन तो वहीं का है ना, पाकिस्तान का। तो अब ये स्टोरी है गिलानी की। और ये सब, अब देखिए यासीन मलिक एक बहुत बड़ा तीरंदाज है कश्मीर का, जिसको यहाँ की लेफ्ट लिबरल लॉबी, द सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, इनको बड़ा बुलाते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। यासीन मलिक को बोलते थे कि यासीन मलिक आप आए यहाँ पे और हमें गाली दें, यानी कि इंडिया को गाली दें दिल्ली में बैठ के। तो फिर ये अपनी शिफॉन की साड़ी और पर्ल वल पहन के, और जो लोग थे आप में आदमी अपना सूट वूट पहन के जाएंगे, टाई शाई लगा के अपने लोग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम हिज एक्सलेंसी द वन एंड ओनली यासीन मलिक। फिर यासीन मलिक बात करेंगे साहब कि इंडियन आर्मी ने क्या तशद्दुद करी और हम लोग कितनी तरीके से जूझ रहे हैं इनसे। ये सब अपना वो झूठ बोलेगा। और ये लोग जो कभी डल लेक के आगे नहीं गए, दिल्ली के जो खोखले लोग हैं यहाँ के, वो बैठ के ताली बजाएंगे कि साहब बहुत बढ़िया, देखो हमें क्या गाली दी इसने। मिशाल मलिक उसकी वाइफ है। मिशाल मलिक का कन्यादान करा था आईएसआई ने। मिशाल मलिक इज एन आईएसआई एसेट। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, 5 स्टार होटल है लाहौर का, जो लाहौर का वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स हैं, उसमें उसका नाम शुमार है, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर। उसकी कॉफी शॉप में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, मिशाल मलिक का इंट्रोडक्शन हुआ था यासीन मलिक से, और फिर इन दोनों का निकाह हुआ, इनकी शादी हुई, वो कश्मीर आई और वो इसकी हैंडलर है। अच्छा, जब इन यासीन की मिशाल के साथ शादी हुई तो कौन नहीं आया? कौन सी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, उनके एमपी एमएनए जो भी इनके होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह वगैरह, कौन नहीं आया? सब कुछ वहां पे थे, क्योंकि भाई कश्मीरी कोट अनकोट फ्रीडम फाइटर की शादी है साहब, तो आपको अटेंडेंस तो मार्क करनी है। वो कहां गए वो लोग? वो खुद जेल में पड़े हुए, और ये कहां है? इज गॉन। 370-35 से हटने के बाद सब साफ हो गया। गिलानी की चू तक नहीं निकली। ये कहां पे हैं? ये मीरवाइज कहां पे आजकल? 1 साल से क्या गला खराब हो गया मीरवाइज का? बड़े बड़े खुतबे पढ़ता था साहब ये मस्जिद में जाके कि ये कर दो, वो कहां है? वो सब गायब हो गए, कहां है? तो ये फायदा हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा हुआ हटा। अब कश्मीर में यार ये बाकी इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, हमारे यहाँ लोगों को हिंदुस्तान में कुछ एक लॉबी है जिसका बड़ा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो बात कर रहा हूं, आई एम एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी नो लिमिट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आपकी स्पीच वायलेंस इंसाइट करे, अगर आपकी स्पीच से किसी को नुकसान हो, किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंचे, राइट, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच करें, आपको मोदी को क्वेश्चन करना है 10 बार करें। मैं कई बार बोल चुका हूं, सिर्फ आपका हक नहीं है, आपका फर्ज भी है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, पीपल हैव बीन इनकरेज्ड बाय न्यू दिल्ली इन द पास्ट, पीपल हु वर गिल्टी ऑफ किलिंग डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, they were directly responsible for their death। उनको encourage करा गया, उनको दिल्ली में बुलाया गया, उनको हार माला फूल पहनाए गए, उनको बड़े बड़े खाने, उनके लिए दावतें, दस्तरखान उनके लिए पेश करा गया, उनका ऐसे स्वागत करा गया कि जैसे ये खान मार्केट का दामाद आ रहा होगा। They were treated like VIPs। कॉन्वॉय देखते साहब गिलानी की, गिलानी जा रहे हैं अपना इलाज करवाने फोर्टिस गुड़गांव में। अब देखिए साहब 4 गाड़ियां चल रही हैं आगे पीछे पुलिस के कमांडो, गिलानी प्रेसिडेंशियल स्वीट में जा रहा है अपना इलाज करवाने के लिए फोर्टिस गुड़गांव का। 2 से लेकर 3 लाख रुपए एक रात का उसका किराया। कौन कौन से 5 स्टार होटल में गिलानी का ऑन्टोराज रह रहा है, उसके पैसे कौन देता था?
भारत सरकार ने दिए हैं। ओह, गिलानी को हमने पाला, गिलानी कुछ भी नहीं था, गिलानी को पहले मसल देते पिस्सू की तरह तो खत्म हो जाता गिलानी, इसको पाल के सर पे बैठाया फालतू में। अब औकात दिखिए गिलानी को, तो बड़ा कहता है कि मैं अब मुझे उम्मीद नहीं। उम्मीद तो तुमने पूरे कश्मीर के एक पूरी नस्ल की खत्म कर दी, तुम्हारी उम्मीद कहां होगी? कोई पूछे ना गिलानी से और ये सैयद सलाउद्दीन से और इन सब से कि तुम्हारे बच्चे कहां काम कर रहे हैं। हम इस पे कई वीडियोस कर चुके हैं, पर फिर बोलना जरूरी है, तुम्हारे बच्चे कहां काम कर रहे हैं। गिलानी ने अपने बेटे को क्यों नहीं बोला कि तुम जाके पत्थरबाजी करो? उसने क्यों नहीं बोला कि तुम बेटा तुम हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करोगे और तुम लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ? क्यों? गिलानी के पोते पोतियां कहां हैं? कहाँ है? कहां पे हूं आजकल? करोड़ों रुपए की जायदादों पे बैठे हैं। खिड़की एक्सटेंशन नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, जीके पार्ट 2 नई दिल्ली। साहब मैं तो नोएडा में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं है दिल्ली में घर खरीदने की, मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली में घर खरीदने के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साहब ये लोगों के कहां से, गिलानी की पेंशन कितनी है? एमएलए था गिलानी, 50-60 हजार रुपए से ज्यादा गिलानी की पेंशन नहीं है पर मंथ। कैसे गिलानी के बच्चों के पास इतना पैसा आया कि 40 से लेकर 50 करोड़ रुपए की कोठी उन्होंने खड़ी कर दी? और एक नहीं, दसियों कोठियां। कहां से पैसा आया? तो मैं चाहता हूं मेरे कश्मीरी भाई बहन, आज पहली सालगिरह है और आज है यौम आजादी कश्मीर की। एक तो 15 अगस्त है, आज भी यौम आजादी है क्योंकि आपकी बेड़ियां कटी हैं। आप जरा पूछिए, और ये बात बार बार पूछे गिलानी से कि तुम्हारे बच्चे कहां पे, तुम्हारे पोते पोतियां कहां पे। गिलानी ने फरमान दिया सारे स्कूलों में आग लगा दो कश्मीर के, लेकिन डीपीएस श्रीनगर को छोड़ देना भाई। उसके बच्चों डीपीएस श्रीनगर को क्यों छोड़ देना? क्योंकि उसकी पोती पढ़ती है वहां पे। छोड़ देना डीपीएस श्रीनगर को, बाकी पूरे कश्मीर में आग लगा दो, कोई बात नहीं, सारे स्कूल बंद करवा दो। उसने लगवाई भी 15-20 स्कूलों को आग भी लगवाई इसने। फिर लोग पूछे ना इनसे, इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर सो कॉल्ड बनता है ये कुछ नहीं है। इन लोगों का एक बिजनेस था, इन्होंने धंधा करा, इनका शटर डाउन हो गया, इनके शटर पे ताले लग गए, 370-35 से हट गया। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी, वेरी बोल्ड पर्सन, क्योंकि इतना कुछ इतनी क्लियरली बोलना, वो भी पूरी पब्लिक के सामने, दिखाता है करेज। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक डिफेंस से आए हुए हैं, क्योंकि इनका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं, क्योंकि पूरी लाइफ तो मैंने डिफेंस में ही की है, तो मुझे पता है कि वो कैसे बात करते हैं। तो पूरा लाइफ जैसे स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है ना, एक डिफेंस के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह से बात करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने की है। और क्योंकि पेट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा होता है डिफेंस में, तो वो सब सच बता रहे हैं। जो उनको लगा है कि ये हुआ है, वो पूरा बोल्डली और क्लियरली हमको बता रहे हैं, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो बहुत क्लियरली हर चीज को बताएं, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए। मेन बात है वो ये है कि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद सिचुएशन कितनी कंट्रोल में आई है। और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने ये बोला कि जो कई लोग बोलते हैं ना, अभी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे अभी टाइम हुआ कितना है। वैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कोई बीमार भी हो जाए तो दवाई जब खाते हो तो उसको भी असर करने में टाइम लगता है। ये तो इतने टाइम से, सालों सालों से चल रहा था, तो इसको क्या टाइम नहीं लगेगा फिक्स होने में? तो ये बात सबको समझनी चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब मैं तो वेट कर रही हूँ नेक्स्ट पार्ट देखने की, क्योंकि ये सब चीजों के बारे में बता रहे कि कहाँ कहाँ पे गलत चीजें हो रही थी, कहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। तो आंखें खुल रही हैं, मैं तो यही कहूंगी। राइट, सो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और मेन पॉइंट 370 के रिमूवल का यही था कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन गया। पहले जो था वो ट्रूली पार्ट नहीं था, उनका अपना सिस्टम चलता था। और जब ये गया है तो कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया। और सबसे बड़ी उससे ये होता है कि जब आप कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है तो सारे लॉज ऑफ इंडिया अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी। और जो कॉमन नॉलेज है, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारी मैगजीन्स में, बहुत सारे मीडिया में बहुत डिस्कशंस हुई थी इसके बारे में कि कश्मीर में 2 प्राइमरी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने सब कंट्रोल किया हुआ है। बहुत सारी लैंड है, बहुत कुछ उनके पावर में है। और वही जो हैं, आप समझ लीजिए राजा हैं कश्मीर की, वो चला रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स। वो चाहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें ठीक ना हो, जिससे
वो हमेशा चलते रहें, तो वही बात कह रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो बंदा वहाँ की पावर में है वो अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं भेजेगा लड़ने के लिए, तो ये बात भी उन्होंने कही थी। और उनके जो बच्चे हैं जैसे कह रहे हैं वो नई दिल्ली में रहते हैं, पॉश और एरियाज में posh सबसे areas में। एक्सपेंसिव, और ये भी कहा है कि एक नहीं 40-40 करोड़ के वो लोग घर हैं, वैसे पता नहीं कितने 10-15 हाँ 10 तो घर मतलब काफी। खरीदे हैं। तो by वही कह रहे God। हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया है, उनका अपना बिजनेस नहीं है, उनके पेंशन father- भी बता रहे हैं वही- सिर्फ 40-50 तो इतना पैसा हजार। कैसे आया उनके बच्चों के पास, तो ये बिल्कुल। अच्छे पॉइंट्स हैं। और इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं Investigation होनी कि आप चाहिए। देखिए कि कहाँ से करप्शन से ही इतना पैसा आ सकता है, वरना कैसे आ सकता है। तो यही उसी की बात कर रहे हैं। मगर अच्छी बात थी कि इन्होंने बोल्डली कहा था। और दूसरी बात एक और है कि कश्मीर में बहुत ही 370 हटाने से पहले बहुत प्लानिंग हुई थी। बीजेपी ने बहुत प्लानिंग की थी, मोदी जी ने बहुत प्लानिंग की थी। उनको पता था कि कहाँ कहाँ एलिमेंट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप देखिए कि इन सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, होम अरेस्ट, घर से बाहर नहीं जा सकते। और मेरे ख्याल से अरेस्ट अभी भी अरेस्ट में ही है मेरे ख्याल से, अगर नहीं है तो बता दीजिए। मेरे ख्याल से तो अभी भी अरेस्ट ही चल रहा है, और होम अरेस्ट, वो आराम से फ्रीली नहीं जा सकते। और उन्होंने सारा लॉकडाउन कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर लॉकडाउन नहीं करते तो वहाँ पे बहुत ही वायलेंस होने वाला था। इतने मतलब लोग जो हैं दूसरी कंट्री से आ चुके थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकता था, जिसमें शरीफ इंसान की, जिसमें नॉर्मल लोगों की जान जा सकती थी। तो इसलिए उन्होंने कर्फ्यू किया था, पहले ही कर्फ्यू कर दिया, लॉकडाउन कर लिया। और बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन चला, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो सबड्यू हो जाएं, शांत हो जाएं। इंटरनेट भी कट हो गया था, टेलीफोन लाइंस भी कट हो गई थी। बड़े लोगों ने मतलब उस वक्त मीडिया में चिल्लाए थे कि मैं अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट ने यही कहा था कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो क्या होगा, वो ज़्यादा डेंजरस है। जैसे वो कहते कि वायलेंस हो जाएगा, राइट्स हो जाएंगे, बर्न हो जाएगी चीज़ें, हत्या हो जाएगी लोगों की, अब्यूज़ करेंगे लोगों को, तो इतना तबाही हो जाएगी। और फिर वो लोग बोलेंगे देखो इंडिया के अंडर इतना सब कुछ हो गया। तो लॉकडाउन करने की वजह से, इंटरनेट बंद करने की वजह से, फ़ोन बंद करने की वजह से, सब कुछ बंद करने की वजह से वहाँ शांति रही। फिर धीरे धीरे जब लगा कि सब जगह शांति होगी, ये ज़्यादा वायलेंस नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ओपन किया, फिर थोड़ा ओपन किया। जब उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा ओपन किया था, फिर वायलेंस शुरू हो जाई थी, फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया था। तो उन्होंने लोगों को बताया कि देखो हम तुम्हें फ्रीडम देंगे, मगर अगर तुम गलत तरीके से यूज़ करते हो फ्रीडम, तो दोबारा फ्रीडम वापस ले ली जाएगी। फ्रीडम का मतलब नहीं है, कहने का मतलब डिसिप्लिन। अगर हम कर्फ्यू हटा रहे हैं मगर आप फिर दंगा फसाद करें तो फिर कर्फ्यू आएगा। तो उसके बाद जब धीरे धीरे देखिए फिर सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने इंटरनेट शुरू किया, सिर्फ इंटरनेट कैफ़े में इंटरनेट आप जाइए, वहाँ से जो भी ईमेल करनी है करिए, वहाँ पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, पूरे लॉग हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन्स शुरू हो गए, फिर 2G इंटरनेट शुरू हो गया। तो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। और हमने एक वीडियो भी की थी जहाँ पे एक लेडी हैं कश्मीर की, वो बता रही हैं, तो नॉर्मल सी आएगी। और वहाँ के लोगों की जब इंटरव्यू हुई थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें मंजूर है, जो होगा अच्छा होगा, तो और अच्छा ही होगा। पॉइंट ये था। और ये भी अच्छी बात थी कि जब पूरी इंडिया चाहती थी कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाए, तो ऑब्वियसली कौन उसके आगे जा सकता है। पूरी जनता ने मोदी जी को पावर पे इसलिए लेके आए थे क्योंकि लोग चाहते थे कि ये इम्प्लीमेंट हो, इतने साल का बखेड़ा ख़त्म हो। और जो मैनिफेस्टो में था, तभी अब मैनिफेस्टो में था, लोगों ने देखा मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा ठीक बात है, हमें ये मैनिफेस्टो चाहिए, हम चाहते हैं कि ये सब हो। लोगों ने वोट किया, मोदी जी को पावर में लेके आए, बिना किसी मेजॉरिटी में, बिना किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट के बिना। मोदी जी ने को भी खुशी हुई कि ये लोग चाहते हैं, तो उन्होंने किया वो सब। तो डेफिनेटली मोदी जी ने जो लोग चाहते हैं किया, परंतु ये उनकी मैनिफेस्टो बहुत टाइम से था। वो ऐसा नहीं था कि अभी आया था मैनिफेस्टो, बहुत सदियों से था मैनिफेस्टो, और बहुत अच्छा काम किया। हर इंसान जो है इंडिया का वो चाहता था कि कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बने, उन पे वही लॉज हो जो पूरे देश में लॉज हैं। और जो फ्री इकॉनमी होती है, फ्री इकॉनमी में जो चाहे वहाँ लैंड खरीद सकता है। कश्मीर के लोग जो हैं कहीं पर भी पूरे देश में लैंड खरीद सकते हैं। सिमिलरली पूरा देश
उस वक्त ये अलाउड था कि कश्मीर का कोई भी इंसान कहीं पर भी लैंड खरीद सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको अलाउड था कि आप कहीं भी लैंड खरीद, तो इसलिए ये भी अलाउड होना चाहिए कि इंडिया के कोई भी इंसान वहाँ पे लैंड खरीद सके। तो जो और अल्टीमेटली होगा, क्योंकि फ्री इकॉनमी है। अगर कश्मीर का कोई इंसान न्यू दिल्ली में लैंड खरीद सकता है, न्यू दिल्ली का इंसान बंदा क्यों नहीं खरीद सकता वहाँ लैंड? आपकी कंट्री है, आप कन्याकुमारी में लैंड खरीदिए, आपको कोई मना नहीं करता। तो जब एक देश बन जाता है, यू आर फ्री टू बाय, जहाँ आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको जो करने करिए। और डाइवर्सिटी में बहुत पावर होती है, वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाई करने की, लिखाई करने की, कम्पीट करने की, सभी लोगों की तरह मर्ज करने की, और डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी। तो काफ़ी अच्छी बात थी 370, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर ये वायलेंस इनसाइड, तो जो भी ये कह रहे हैं लोगों को, वो कह रहे थे लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। लोगों को बुरा तो बात लगेगा, क्योंकि हर एक के अपने ओपिनियन रहते हैं, बट मगर फ्रीडम ऑफ वॉइस का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बुरा लगे। फ्रीडम वॉइस ये है कि आप भड़का नहीं सकते, करेक्ट, मतलब करेक्ट। फ्रीडम वॉइस में कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, कई लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा, दैट इज ओके, बट हमने कोई हेट नहीं फैलाया, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई इंसाइट नहीं किया, किसी को मतलब उत्साह नहीं कुछ करने के लिए, राइट। ये सिर्फ फैक्ट्स की बात हो रही है कि 370 गया, 1.3 बिलियन पीपल चाहते थे, वो हो गया, शांति बनी रही। पहले कर्फ्यू था, धीरे धीरे कर्फ्यू छूटा, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, हर पूरी कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, और जो दुश्मन है उसका लॉस हुआ। जो लोग मैनिपुलेट करे थे इस सिचुएशन को, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो सब अच्छी बातें हैं, और आप जो कमेंट्स हैं आप करिए, बट हम लोग तो वही बता रहे हैं जो फैक्ट्स हैं, और जो गौरव जी बता रहे हैं वो भी वही हैं जो फैक्ट्स हैं। तो यस फ्रेंड्स, जल्दी से अब ये वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि इसका आगे का पार्ट भी देखना है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।